से लड़नी है तो निश्चित रूप से दुश्मन के कैरेक्टर को, दुश्मन के साइकोलॉजी को हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जो दुश्मन है, जिनके विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी संख्या केवल मात्र 3.5% है। जिस मनुवाद, ब्राह्मणवाद के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कर्मकांड, पाखंड के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी संख्या केवल मात्र 3.5% है। और 3.5% अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास में भारत एकमात्र देश है कि यहाँ का जो मूल निवासी है, जो बहुजन समाज है, वो गुलाम है। जो संख्या में बहुसंख्य है और जो अल्पसंख्य लोग जो है, विदेशी लोग जो है, वो शासक बने हुए हैं। साथियों, 5000 साल से 2 षड्यंत्र इस देश में करते आ रहे हैं। पहला षड्यंत्र है विभाजन, जिस वजह से हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा नहीं होते। पहला विभाजन उन्होंने वर्ण व्यवस्था में किया, वर्ण व्यवस्था बनाई, हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, 6743 जाति के टुकड़े बनाए। तीसरा विभाजन सछूत अछूत निर्माण किया। दुनिया में जानवर छूने लायक था, भारत में इंसान अछूत। स्त्री दासता लाई और एक समूह को हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया। जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से जिनको हजारों सालों से वंचित रखा, वो आदिवासी समाज। ये विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिस वजह से हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संख्या में बहुसंख्य होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठा नहीं आ पा रहे। और दूसरा षड्यंत्र अज्ञानता, जिस वजह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हम लोग समझ नहीं पा रहे। वो दृष्टिकोण हमारे समाज के पास अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। बामसेन और वामन मेश्राम साहब पिछले 45 साल से ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि समाज का दृष्टिकोण बढ़े, समाज को सही और गलत की समझ निर्माण हो, समाज मुख्य धारा में आए। ये बार बार कोशिश 45 साल से मानवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा चल रही है। तो ये जो 2 षड्यंत्र है, जो हजारों सालों से दुश्मन जो है इस देश में कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जिस व्यवस्था के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उस व्यवस्था को हमारे समाज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोग जो है जिस प्रकार से समाज में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों का निर्माण करके, दुनिया में कोई भी आंदोलन चलाने के लिए टाइम, टैलेंट, मनी की जरूरत होती है। और ये टाइम, टैलेंट, मनी हमारा हजारों नहीं लाखों संगठनों में डिवाइड हो चुका है। यानी टाइम डिवाइड हो चुका है, मनी डिवाइड हो चुका है, टैलेंट डिवाइड हो चुका है। और इस वजह से दुश्मनों को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। ये जो टाइम, टैलेंट, मनी समाज का जो वेस्ट हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का
एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके द्वारा टाइम, टैलेंट, मनी को ऐसे हजारों नहीं तो लाखों संगठनों को एक मंच पर लाने का काम जो है शुरू हो चुका है। साथियों, दुश्मन खास करके दो चीजों से डरता है। एक है निरंतर जागृति संगठित शक्ति के लिए, और दूसरा है साधन संसाधनों के विकास को लेकर। 45 साल में बामसेफ के द्वारा जो इस देश में जागृति लाई, बामसेफ ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने करीबन 87 ऑफशूट विंग बनाए, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ है। आज हम लोग 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि 24 राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने ले चुके। तो दुश्मन जो है बामसेफ तो 45 साल से निरंतर जागृति का अभियान चला रहा है। हमारे महापुरुषों ने जो कार्य किया उस पर समाज कार्य कर रहा है, चाहे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, बाबा साहब आम्बेडकर हो। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जो महत्वपूर्ण बात 1927 में कही कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, जिससे दुश्मनों को सबसे ज्यादा खतरा है। इस पर भारत का कोई भी संगठन कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बामसेफ पिछले 45 साल से निरंतर जागृति का जो अभियान बामसेफ ने चलाया, आज देश भर में 1.5 लाख गांव में अगर आज बामसेफ का यूनिट है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद अगर 22 राज्य में पहुंची है, करीबन 217 जिलों तक पहुंची है, तो ये निरंतर जागृति का ये परिणाम है कि समाज में बड़े पैमाने पर जागृति निर्माण हो चुकी है। तो जो दो चीजों से जो दुश्मनों को खतरा है कि निरंतर जागृति को रोकने का काम दुश्मन करता है, और इस प्रकार के वो अवसर ढूंढता है, चाहे फिर वो कोरोना हो, चाहे फिर हिंदू मुसलमान का फसाद हो, चाहे फिर टीवी चैनलों के द्वारा, पेपरों के द्वारा मिसगाइड करने का अभियान हो, या फिर आदिवासी समाज में फिर विकृतीकरण का कार्यक्रम हो, या आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम हो, या आदिवासियों को वनवासी बनाने का कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम ही दुश्मन के निरंतर जागृति को रोकने का कार्यक्रम है। क्योंकि समाज में निरंतर जागृति होगी तो संगठित शक्ति निर्माण होगी, और संगठित शक्ति का निर्माण का मतलब है ये आजादी से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको दुश्मन रोकने का प्रयास करता है। और दूसरा, जो जिस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो मकसद तभी सफल होगा जब आंदोलन में साधन और संसाधनों का निर्माण होगा, और वो साधन और संसाधन निर्माण ना हो, इसलिए दुश्मन बड़े पैमाने पर प्रयास करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। और उस प्रकार से वो षड्यंत्र करता है, समाज को गुमराह करने का काम करता है, समाज को भ्रमित करने का काम करता है। इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि दो चीजों से दुश्मनों को बड़े पैमाने पर खतरा है। साथियों, अगर बड़ा बदलाव या बड़ा परिवर्तन अगर हम लोग चाहते हैं, बड़ी सफलता अगर हम लोग चाहते हैं,
तो निश्चित रूप से हम लोगों को उस लेवल की तैयारी करनी होगी। जो आंदोलन वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है, उस बात को हम सभी लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में, आदिवासी समाज में नहीं बल्कि जो मूल निवासी बहुजन समाज है, इस समाज में ना नेता था, ना कर्मचारी था, ना पढ़ा लिखा कोई बुद्धिजीवी वर्ग था, छात्र नौजवान। ये वर्ग जो निर्माण हुआ, ये वर्ग ही 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, और ये संविधान जो महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत निर्माण हुआ, उस वजह से हम लोगों को ये सारा मान सम्मान मिला। आज चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, या कोई बिजनेसमैन या कोई विदेश में हमारे समाज का व्यक्ति गया हो, या कोई राजनीति में आज हमारे समाज का व्यक्ति है, तो ये संविधान की बदौलत है। ये मान सम्मान स्वाभिमान हम लोगों को संविधान की बदौलत मिला। अब ये मान सम्मान स्वाभिमान अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आने वाली पीढ़ी कितनी गुलामी में जाने वाली है, और हमारे समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो सकता है। इस तथाकथित आजादी में हमारे समाज की एफआईआर लिखी नहीं जाती, तो संविधान जो है वो खत्म हो चुका है। संविधान में अब सारा उन्होंने खत्म कर दिया है, सिर्फ एक अधिकार बचा कर रखा हुआ है। उस अधिकार का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। अगर ये भी खत्म हो जाए तो पूरा संविधान खत्म है। तो ये जो मान सम्मान जो हम लोगों को मिला, ये मान सम्मान संविधान की बदौलत हम लोगों को मिला। ये हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना है। मतलब जो आदिवासी जंगलों में था, अगर वो आदिवासी बंगलों में आया है तो ये संविधान की बदौलत आया। जो बंगलों में आया वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में ये सम्मान अगर हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो हमारे समाज के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाले दिनों में आने की संभावना है। चाहे वो निजीकरण का मामला हो, या चाहे वो पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन का मामला हो। जब विस्थापन का मामला होता है तो कर्मचारियों को लगता है हमारे बाप का क्या जा रहा है, और जब निजीकरण का मामला आता है तो समाज को लगता है हमारे बाप का क्या जा रहा है। क्योंकि निजीकरण का मामले से जो नौकरियां खत्म हो रही है और नौकरियां जा रही है, इससे कर्मचारी परेशान है, और जल जंगल जमीन से जो समाज को विस्थापन किया जा रहा है उससे समाज परेशान है। लेकिन जो शहर में आया हुआ संविधान की वजह से जो कर्मचारी बुद्धिजीवी है, उसको किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे समाज में जितने भी संगठन कार्यरत है, उन संगठनों को इस अधिवेशन के दौरान एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि साथियों, अलग अलग रहकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई निश्चित रूप से होने वाली है। क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में एक व्यवस्था है, और ब्राह्मण कभी भी आइसोलेशन में लड़ाई नहीं लड़ता। ब्राह्मण ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों को गुलाम बनाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही कन्याकुमारी के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। जैसे गुजरात के लोगों को गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही बंगाल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। उसका तरीका एक ही है कि वो संगठित तरीके से हम लोगों को गुलाम बनाकर रख रहा है। हमें भी निश्चित रूप से संगठित तरीके से हम लोगों को ये आजादी का आंदोलन चलाना होगा। अगर संगठित तरीके से हम लोगों को ये आजादी का आंदोलन अगर चलाना है, तो निश्चित रूप से
कुछ बातों को ध्यान देना होगा। संक्षिप्त में कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं जो वामसेप ने एजेंडे निर्माण किए। 45 साल से वामन मेश्राम साहब जो काम कर रहे हैं, तो पहला एजेंडा निर्माण किया वामसेप ने कि राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रव्यापी संगठन। आज इस एजेंडे पर वामसेप काम कर रहा है। तो 31 राज्य, 567 जिला, करीबन 22,000 ब्लॉक और 1.5 लाख गांव का संगठन बना। राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रव्यापी संगठन। वामसेप राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं तो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया। 35 देशों में वामसेप का नेटवर्क है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। दूसरा एजेंडा वामसेप ने लिया, बहुजनों की समस्या, बहुजनों का संगठन। आज बहुजनों का संगठन वामसेप ने निर्माण किया। एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को नो एंट्री। जो सदस्य ही नहीं बनेगा तो राष्ट्रीय महासचिव कहां से बनेगा। तीसरा एजेंडा वामसेप ने हाथ में लिया कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व का अभाव। वामसेप ने 6,743 जाति, जिनको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी हम लोग कहते हैं, इस समाज में, इस गुलाम समाज में वामसेप ने लीडरशिप पैदा की। शेड्यूल कास्ट में लीडरशिप पैदा की, आदिवासियों में लीडरशिप पैदा की, ओबीसी में लीडरशिप पैदा की, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमानों में लीडरशिप पैदा की। चौथा एजेंडा वामसेप ने हाथ में लिया, संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए। आज वामसेप भारत बंद करने लायक संगठन बना। 2 बार भारत बंद हम लोगों ने किया और अब 31 जनवरी को तीसरी बार हम लोग भारत बंद करने जाने वाले हैं। बहुजन समाज का इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है। आज वामसेप बहुजन समाज का एकमात्र ऐसा संगठन है जो भारत बंद करने लायक बना है। और 5वें एजेंडे पर वामसेप अभी काम कर रहा है। 9 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में वामन मेश्राम साहब ने रमाबाई आंबेडकर मैदान में भारत के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज को मैसेज दिया कि वामसेप अब वामसेप का काम नहीं करेगा, तो वामसेप अब एक्शन मोड पर काम करेगा। और वो एक्शन मोड क्या है? तो साथियों, जो 45 साल में इस एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज में निरंतर जागृति का अभियान जो वामसेप ने चलाया और समाज को आज तैयार किया, आज वामसेप बहुजन समाज को शासक बनाना चाहता है। और शासक बनाने के अभियान के ऊपर अब पूरी ताकत, पूरे रिसोर्सेस संगठन के हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसलिए भारत के समस्त आदिवासी भाइयों को ये बात मैं बताना चाहता हूं कि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, हमारा काम है दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करना। आज मेश्राम साहब 19 साल की उम्र से इस आंदोलन को चला रहे हैं। आज उनकी उम्र 65 साल की है। बाबा साहब आंबेडकर जब आंदोलन चला रहे थे, शाहू महाराज जब आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जब आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन में हम आदिवासी जो है वो कोसों दूर थे, क्योंकि गांधी जी ने हमारे समाज को गुमराह किया और ठक्कर बापा के पीछे हमारे समाज को लगा दिया। तो ये जो कमी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन में रही, खास करके इस कमी को वामन मेश्राम साहब ने पूरा कर दिया और इस आदिवासी समाज को आज मुख्य धारा में उन्होंने जोड़ा। और इस समाज में भी आज राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के और ब्लॉक स्तर के लोग निर्माण हुए और आज समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोगों को अब मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है। आइसोलेशन में लड़ने से हमारे समाज का सत्यानाश होने वाला है। तो मिलजुल कर लड़ने के लिए हम लोगों को निरंतर हमारे समाज में जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोगों को सुसंवाद
उनको कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में हम लोगों को लाना होगा और ऐसा हम सब लोग करेंगे। इतनी ही बात इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार।